हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। आज का यह क्लास काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उन बच्चों के लिए जो भी क्लास 9 में है और जिनका क्लास 9 का परीक्षा बिहार बोर्ड से 2027 में होने वाला है। आज का यह क्लास मुख्य रूप से केमिस्ट्री का होने वाला है, जिसमें कि हम पहला चैप्टर यानी कि जिसका नाम है हमारे परिवेश के पदार्थ, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 हो जाएगा। और ये क्लास आपको इस चैप्टर का यह आखिरी लेक्चर हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने 3 लेक्चर ले लिया है और वह काफी महत्वपूर्ण हो गया है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उस लेक्चर को आप अवश्य देखें। तो चलिए आज से क्लास हम शुरू करते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं आज आपको केमिस्ट्री में हमारे परिवेश के पदार्थ चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हम लोग पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में जानेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको पदार्थ के बारे में बताया, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और भी कुछ बातें बताई। और आज यह आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है। आपको कल इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है, जो सीखने से नहीं रुकता वही आगे बढ़ता है। तो आप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता अवश्य से मिल जाएगी। चलिए आज का टॉपिक हमारा चैप्टर का नाम हमारे परिवेश के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए, मैंने आपको ठोस अवस्था और द्रव अवस्था के बारे में बता दिया। आज मैं आपको पदार्थ की गैसीय अवस्था यानी कि गैसेस स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताता हूँ। देखिए, तो पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या हो जाएगी? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आकृति और आयतन निश्चित नहीं होती है। आप देखिए, गैस होता है, गैस जहां तहां मतलब बिखर जाती है। आप जहां होंगे वहां पे गैस उपलब्ध है, यानी कि वो इधर उधर बिखरी हुई होती है, यानी कि उसका आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है। उससे हम लोग क्या कहते हैं कि गैस देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे मतलब इधर उधर ये हमेशा गतिशील रहती है। गैस हमेशा गतिशील रहती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, गैस पदार्थ का एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर लिखा गया है, इनके कणों की आकर्षण बल काफी कमजोर होता है। आप देखिए, जब ये सटेगा ही नहीं, ये मजबूत कैसे होगा? ये कमजोरी होगा। इसके कणों के बीच रिक्त स्थान काफी अधिक होता है, और देख ही पा रहे हैं आप, इसके कणों के बीच रिक्त स्थान काफी अधिक है। अब देखिए, गैस के सामान्य गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या हो जाएगा? बहुत सारा गुण हो जाएगा, आकृति और आयतन। तो गैस का आकृति और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। भी चीज में रखेंगे वो उसका आकार लेगा, और इस कितना मात्रा में लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये अदृश्य एक तरह से कह सकते हैं आप। अब देखिए, डेंसिटी यानी घनत्व, गैस का जो घनत्व होता है वो सौ द्रव की अपेक्षा काफी कम होता है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है द्रव्यमान और क्वथनांक। इसके बारे में मैंने आपको सब चीज के बारे में बता दिया है। यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछला वाला लेक्चर कर लीजिए, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए, गैस का द्रव्यमान एवं क्वथनांक दोनों मतलब ठोस और द्रव की तुलना में काफी निम्न होता है। द्रव्यमान और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है इसकी अपेक्षा, ठोस और द्रव की अपेक्षा। आप संपीड़ित यानी कि ठोस गैस को हम लोग दबा सकते हैं, आसानी से दबाया जा सकता है। गैस पदार्थ की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, अर्थात गैस को आसानी से दबाया जा सकता है। ये लिखा गया पांचवा पॉइंट, ऊष्मा और ठंडक का प्रभाव। गर्म या ठंडा करने पर गैस में क्रमशः प्रसारित या संकुचित किया, यानी कि जब आप गैस को ठंडा या गर्म करेंगे तो आप गैस को प्रसारित या संकुचित यानी कि दबा सकते हैं। प्रसारित मतलब फैला सकते हैं और उसे दबा भी सकते हैं। ठीक है? उसके बाद छठा पॉइंट है गैसों का वितरण। गैस को मतलब बहुत सारी चीजें मतलब मिला सकते हैं, मिश्रित कर सकते हैं। देखिए कहा गया है कि घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस का परस्पर मिश्रित हो जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया जिसमें गैस का वितरण कहते हैं। मतलब यह कि कह सकते हैं घनत्व में अंतर है, फिर भी यह गैस मिश्रित हो जाती है, इसका स्वाभाविक प्रक्रिया। अब संघनन क्या होता है? देखिए संघनन के बारे में लिखा गया है कि पदार्थ के गैसीय रूप का द्रव रूप में परिवर्तन गैस का संघनन कहलाता है। मतलब गैसीय रूप का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। गैस का ताप कम करके तथा दाब बढ़ाकर उसका संघनन किया जाता है। सही बात है, गैस का जब ताप हम कम कर देंगे और दाब उसका बढ़ा देंगे, प्रेशर बढ़ा देंगे, तो उसे संघनन किया जा सकता है। किंतु दाब की अपेक्षा ताप का स्थान महत्वपूर्ण होता है। दाब, लेकिन दाब से भी ज्यादा ताप का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। क्रांतिक ताप क्या होता है? जिस निश्चित ताप से एक कोई निश्चित ताप होगा उससे अधिक ताप पर गैस संघनित नहीं हो सकता है। कोई ताप होगा उससे ज्यादा गैस संघनित नहीं हो सकता है, चाहे उसका दाब कितना भी क्यों ना कर दिया जाए, उसे क्रांतिक कहेंगे हम। अब देखिए कहा गया है कि गैस का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ गैसेस, ये क्या हो जाएगा? बर्तन के दीवारों पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को ही गैस का दाब कहते हैं। देखिए कि जब आप किसी पानी को गर्म करते हैं तो गैस जो है बर्तन की दीवारों पर एक दाब लगाता है। आपने देखा ही होगा कि आप यदि चावल को मतलब चढ़ाए हैं गैस चूल्हे पे, तो वह मतलब एक अंदर से प्रेशर बनाता है, और उसके जो बर्तन आप रखते हैं उसे ढकने के लिए, जब उसका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस बर्तन को नीचे से बल लगा कर उठाने लगता है। वही जो दाब लगाना है ना, वही क्या कहलाएगा? हमारा गैसीय दाब, यानी कि प्रेशर ऑफ गैसेस आरोपित करता है वही दाब।
अब देखिए दाब का मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होता है, तो पास्कल होता है। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, 1 × 10⁵ पास्कल। ऊर्जा या एनर्जी क्या हो जाएगा, गैस के कणों में ऊर्जा अति उच्च होती है, अब इसमें एनर्जी क्या होता है, बहुत ज्यादा होती है। अब देखिए ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पदार्थ की अवस्थाओं का पारंपरिक परिवर्तन। अब ये क्या होता है, देखिए जब कोई ठोस पदार्थ सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। गर्म करने पर वो गर्म करते हैं तो वो दूसरे गैस में परिवर्तित है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई पदार्थ मतलब ठोस को गर्म करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होता है, उसे द्रवण कहते हैं। देखिए आप लिखा गया। और जब कोई द्रव को हम गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित होता है, उसे भी हम द्रवण ही कहेंगे। अब क्या कहा गया कि जब कोई द्रव को हम ठंडा करते हैं तो वह क्या होता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, जमना कहते हैं। और गैस को ठंडा करते हैं तो वह क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, उसे हम लोग संघनन कहते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया अभी संघनन के बारे में। और जब कोई गैस को ठंडा करते हैं तो ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से हम यहाँ बताएं। द्रव्यमान क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे उस पदार्थ का द्रव्यमाप कहते हैं। अब बर्फ का द्रव्यमाप कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बन जाता है। क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था में गैसीय या वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कोई पदार्थ है वह द्रव की अवस्था से गैस या वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। और यहाँ लिखा गया है फिर पॉइंट है द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अब ये क्या होता है कि वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस अवस्था के द्रवण गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब से समझिए कि वायुमंडल के दाब जो होता है वो किसी ठोस पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके द्रव्यमाप पर क्या करता है कि द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ठोस अवस्था के द्रवण की ही गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है कि बर्फ के द्रवण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, 3.347 × 10⁵ यहाँ ऊपर में 5 होगा, जूल प्रति किलोग्राम। ये हो जाता है, आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी बड़े ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो वायुमंडलीय दाब पर किसी दाब के 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम क्या कहते हैं, उस द्रव की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसके बाद देखिए जल का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होता है, 2.59 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि गुप्त ऊष्मा का मात्रा क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम। देखिए आप लिखा गया। अब संघनन क्या है, देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अब जमना या हिमांक क्या हो जाएगा, देखिए ये कहता है जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव से ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। यानी कह रहा है कि पदार्थ जो होता है द्रव से सीधा ठोस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि द्रव 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव से ठोस अवस्था में यानी कि बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ लिखा गया है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध, मैंने आपको इसके बारे में फिजिक्स में बताया है। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में परिवर्तित करना है, तो आप 273 में जो भी आपको केल्विन का मान दिया उसे आप जोड़ देंगे तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आपको केल्विन का मान पूछा जा रहा है और डिग्री का मान दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे कि डिग्री सेल्सियस को 273 से माइनस कर देंगे तो आपको केल्विन में आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, 273 में 100 जोड़ देंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 300, सॉरी यहाँ पे लिखा गया 300 हो जाएगा, 373। अब 30 डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में, 273 में 30 जोड़ देंगे 303 केल्विन हो जाएगा। उस पर लिखा गया है कि 575 को केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, 573 पर लिखेंगे फिर माइनस कर देंगे इसको डिग्री सेल्सियस 273 को, कितना हो जाएगा 301 डिग्री सेल्सियस। मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। उस पर देखिए यहाँ लिखा गया ऊष्मा और अवशोषण, ये क्या होता है, तो काली या गाढ़े रंग वाली वस्तुएं सफेद या हल्के रंग वाली वस्तुओं की तुलना में अधिक क्या करती है, अधिक मात्रा में ऊष्मा अवशोषित कर लेती है। इसलिए गर्मी के दिनों में लोग सफेद कपड़े वस्त्र पहनना अधिक पसंद करते हैं। क्या आप देखते होंगे कि काले और गहरे रंग के जो कपड़े होते हैं ना, वो मतलब गर्मी के दिनों में ऊष्मा को अधिक अवशोषित कर लेते हैं, जिस कारण हमें अधिक गर्मी लगती है।
इसलिए और जो मतलब हल्की रंग वाली वस्तुएं होती है ना, वो उष्मा को कम अवशोषित कर पाती है, जिस कारण क्या होता है कि गर्मी के दिनों में हम लोग व्हाइट यानी कि सफेद रंग के वस्त्र को ही पहनना पसंद करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इसका भी कारण आपने जाना कि गर्मी के दिनों में हम सफेद वस्त्र क्यों पहनते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ये हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा आज चैप्टर भी एंड हो जाएगा। लिखा गया है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था यानी प्लाज्मा अवस्था के बारे में। इस अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत यानी गैस के रूप में रहता है, गैस के रूप में रहता है प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण अति ऊर्जावान होते हैं और क्या होते हैं, अति उत्तेजित यानी कि काफी गतिशील होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और गतिशील होते हैं इस पदार्थ के कण। इस अवस्था में क्या होता है कि प्रदीप्ति ट्यूब और निर्यान संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, तो प्रदीप्ति ट्यूब में करते हैं और निर्यान संकेत वाले बल्ब में करते हैं। और गैस से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विशिष्ट रंग युक्त उद्दीप्त यानी कि प्लाज्मा उत्पन्न होते हैं। जब ये गैस से गुजारा जाता है तो उससे प्लाज्मा उत्पन्न होता है। यह विशिष्ट रंग गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसकी रंग किस पर निर्भर करती है, गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। उच्च ताप पर प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण यह सूर्य और तारों की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, दिखाई देती है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपने प्लाज्मा अवस्था में भी पढ़ा, अवस्था के बारे में पढ़ा। आपको इसके बारे में क्लास 11th में विस्तृत पूर्वक अध्ययन करने को मिलेगा। इसमें थोड़ा सा ही बताया गया, बस आप जान लीजिए। आप देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था की बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट, ये होता है पदार्थ की पांचवी अवस्था। चौथी अवस्था होती है हमारी प्लाज्मा और तीसरी दूसरी और पहली मैंने आपको बता दिया ठोस द्रव और गैस अवस्था होती है। और आज ये हमारा लेक्चर यानी कि पूरा चैप्टर ही ये समाप्त होता है। इसके मतलब इस क्लास के बाद यानी कि कल आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। यदि आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो आप प्लीज जाकर उस लेक्चर को अटेंड कर लीजिए, क्योंकि वह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम्स को। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन क्लास देखने को मिल रहा है। ये क्लास 9th और क्लास 10th की बिल्कुल फ्री और यूट्यूब चैनल पर, हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा शास्त्र क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्लासेस लाए जाएं वो आपकी मोबाइल फोन में नोटिफिकेशन के माध्यम से दे दिए जाएं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहां पे आपको यहाँ पे जितना भी क्लास में नोट्स पीडीएफ यूज होते हैं वह आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और आपको 1 से 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। और व्हाट्सएप चैनल में इसलिए जुड़े क्योंकि वहाँ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं। और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दे दिया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। शिक्षा शास्त्र क्लासेस पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस कराई जाती है और किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप यह क्लास समझ गए होंगे। और यदि आपको किसी प्रकार का समस्या है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब अवश्य दूंगा। तो चलिए आज का क्लास इतना ही था, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।